नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हाल ही में अभी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया जिसमें समुद्री सुरक्षा पर बातचीत की गई, ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत की गई, महत्वपूर्ण खनिज जिसको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं उस पर बातचीत की गई और सप्लाई चेन में अभी हाल में कुछ घटनाओं की वजह से जिस तरीके से अब देखें तो बाधा उत्पन्न हो चुकी है, उस आपूर्ति श्रृंखला को कैसे स्थिर बनाया जाए और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे स्थिर बनाया जाए, इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे अब इस क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में चर्चा की गई है। अब ये जो बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में हुई है जब पूरा का पूरा पश्चिम एशिया में अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है। ईरान और इज़राइल के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है जिसमें यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आप देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं जो कि वैश्विक व्यापार को और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस सारे पृष्ठभूमि के मद्देनज़र ये जो विदेश मंत्रियों की में जो क्वाड की बैठक हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्वाड क्या है और क्वाड के इस शिखर सम्मेलन में कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और इस बैठक के क्या-क्या परिणाम देखने को मिले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों सबसे पहले हम क्वाड के बारे में समझते हैं कि क्वाड है क्या, तभी हम इसकी जो बैठक अभी हुई है उसमें कौन-कौन से बातों पे चर्चा हुई है हम उसको समझ पाएँगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक अनौपचारिक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है जिसमें आपको 4 लोकतांत्रिक देश देखने को मिलेंगे। उसमें इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम इसके गठन और विकास की बात करें तो सबसे पहले 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आया था तो इन चारों देशों के बीच में हमें पहली बार मानवीय सहायता के लिए सहयोग देखने को मिला और 2007 में औपचारिक रूप से क्वाड की शुरुआत की गई जिसमें जापानीज प्रधानमंत्री जो थे जापान के प्रधानमंत्री उनका नाम था शिंजो आबे। उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। 2008 में कुछ राजनीतिक कारणों से ये काफ़ी निष्क्रिय हो गया और फिर 2008 से लेकर 2016 तक ये मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, हाँ, लेकिन निष्क्रिय रहा था। लेकिन 2017 में जब इंडो पैसिफिक में भू राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं, दक्षिण चाइना सी में चीन का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वो कई बार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कई सारे ऐसे कदम उठाता है जिसके बाद से इसको पुनर्जीवित किया गया ताकि इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन डायरेक्टली इस क्वाड के गठन का उद्देश्य चाइना को काउंटर करना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो वर्तमान में ये जो शिखर सम्मेलन है, ये अब देखें तो विदेश मंत्रियों की बैठक तक, सैन्य सहयोग तक और तकनीकी और आर्थिक साझेदारी तक विस्तृत हो चुका है और ये इन 4 देशों के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये क्वाड था। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। अब जैसे नाटो एक समूह है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जैसा कोई भी ये सामूहिक रक्षा गठबंधन नहीं है। क्वाड जो है उसका उद्देश्य ये है कि एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो चल रही है उसको मजबूत किया जाए। तो क्वाड की जो प्रकृति है उसके संबंध में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हम क्वाड के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो इसके सबसे पहले उद्देश्य में है समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता। यानी जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, इसके अलावा जो समुद्री मार्ग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और जो नेविगेशन की स्वतंत्रता है उसका समर्थन करता है ये। इसके अलावा ये एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को बनाने पर भी जोर देता है, जैसे सेमीकंडक्टर हो, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स हो, इन सब की आपूर्ति को सुरक्षित करने की बात की करता है। इसके अलावा इन सारे मामलों में किसी भी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता को ये कम करने की सिफारिश करता है क्योंकि आप देखें तो सेमीकंडक्टर में या क्रिटिकल मिनरल्स में चीन का आपको एक तरीके से प्रभुत्व देखने को मिलेगा। तो किसी भी एक देश पर बहुत ज़्यादा निर्भरता ना हो, इस बात पर क्वाड के जो क्वाड के सदस्य देश हैं वो जोर देते हैं। इसके साथ-साथ ये मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से भी काम करता है। जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ के माध्यम से ये जो है वो कभी भी कोई आपदा आती है तो उस दौरान ये सहयोग करता है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने के पीछे ये काम करता है क्योंकि 2004 में सबसे पहली बार जब इसकी नींव पड़ी थी तो इसी मानवीय सहायता के मद्देनज़र इसकी नींव पड़ी थी जब हिंद महासागर में सुनामी आया था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में क्वाड का एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा ये स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के लचीलापन के संदर्भ में भी काम करता है। ये स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की बात करता है, यानी कि हम जिस तरीके से अभी जीवाश्म ऊर्जा आधारित जो ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं, वो जीवाश्म आधारित हैं। तो इससे ये स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जो उन्मुख होने की बात करता है, उस पे ये ज़ोर देता है। जिससे क्या होगा, एक क्लाइमेट रेज़िलियंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जो जलवायु के प्रति हमारी संवेदनशीलता है, उसको कम किया जा सकेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आप देखें, हाल के पिछले कुछ महीनों
में आग की घटनाएँ कितनी ज़्यादा बढ़ी है। उसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और तापमान बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो कैसे पर्यावरण जो है वो हमारे मतलब दैनिक जीवन में किस तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है, दैनिक जीवन में पर्यावरण के निम्नीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और जो भी तकनीक उभर रही है, उन सब पे ये बात करता है। जैसे साइबर खतरों से निपटने पे ये चारों देश आपस में सहयोग करते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो, 5G या 6G टेक्नोलॉजी हो या फिर जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें ये आपस में सहयोग करने की बात करता है। इसके साथ-साथ क्रिटिकल मिनरल्स में भी ये सहयोग करने की बात करता है, जिसमें लिथियम है, निकेल है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। इन सब की सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर ये बल देता है। तो ये कुछ क्वाड के उद्देश्य हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब भारत के लिए क्वाड का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में इसके महत्व की बात करें, तो भारत अपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसको हम एसएलओसी कहते हैं, इसकी सुरक्षा चाहता है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार आप देखें तो समुद्री मार्ग से होता है। फिर इसके अलावा चीन को संतुलित करने के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालाँकि भारत आधिकारिक रूप से क्वाड को किसी भी देश के विरुद्ध नहीं मानता है, लेकिन फिर भी यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने में सहायक है क्योंकि आप देखें तो इंडो पैसिफिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी इसको कहते हैं और साउथ चाइना सी में चीन के मनमाने पूर्ण रवैये की वजह से अब देखें तो भारत के जो हित हैं वो प्रभावित होते हैं, भारत की प्रभुसत्ता पर एक चोट पहुँचती है। तो चीन को संतुलित करने की दृष्टि से भी क्वाड का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी ये जो क्वाड है वो मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो इंडो पैसिफिक विज़न को अब देखें उसके साथ जुड़ी हुई है। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह काम करते हैं। फिर रक्षा और तकनीकी साझेदारी के संदर्भ में भी क्वाड का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। रक्षा साझेदारी हो, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति हो या क्रिटिकल जो तकनीक है उसमें सहयोग करने की बात हो, तो उसकी दृष्टि से भी आप देखें तो जो इंडिया है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो कि क्वाड के बाकी 3 सदस्य देश हैं उनके साथ सहयोग करता है। साथ ही साथ भारत चूँकि तेल आयात पर निर्भर है, इसलिए सुरक्षित समुद्री व्यापार और ऊर्जा मार्ग भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी दृष्टि से जो क्वाड है जिसका एक उद्देश्य ही है समुद्री सुरक्षा उपलब्ध करवाना, ये जो क्वाड है इस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा भारत रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए क्वाड में भागीदारी करता है। क्योंकि आप देखें तो एक तरफ आपको यूएस देखने को मिलेगा जिसके साथ हाल के कुछ समय में हमारे जो संबंध हैं वो निम्नतम स्तर पे चले गए हैं। यूएस की तरफ से कई सारे टैरिफ हमारे ऊपर लगाए गए हैं। फिर हमने यूएस के कई सारे अब देखें तो आदेशों के अगेंस्ट में जाकर बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। तो इन सब की वजह से भारत और यूएस के बीच के जो संबंध है वो थोड़े से तनावपूर्ण हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत अपने देश के हितों को, अपने घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी रणनीति को अपनाता है और रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अब बनाए रखते हुए क्वाड में भागीदारी करता है। तो कई सारे फ्रंट्स पे हम देखें तो जो क्वाड है वो भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है। अब हालिया जो क्वाड की बैठक हुई है, उसमें कई सारी बातों पे चर्चा की गई। सबसे पहले एक इंडो पैसिफिक ऊर्जा सुरक्षा ढांचे पे बात की गई है। इस बैठक में मैंने आपको बताया कि ऊर्जा सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो तनाव है, उसकी वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अब ये जो समुद्री मार्ग है, ये चूँकि विश्व के तेल व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वहन करता है। लगभग 20% जो तेल है, वो अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होके गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के सारे देशों की प्राथमिकता बन गई है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने टोटल आयात का 85% आप देखें तो इसी रास्ते से होके जो है वो आयात करते हैं। अब अगर हम इस फ्रेमवर्क के उद्देश्य की बात करें, जो क्वाड का भी नया शिखर सम्मेलन हुआ है, उसके उद्देश्य की बात करें तो ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर उसमें जोर दिया गया है। यानी कि हम जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन स्रोतों में विविधता होनी चाहिए। हम किसी एक ही स्रोत पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें, चाहे वो जीवाश्म ईंधन ही क्यों ना हो, तो हम इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें। हम ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की तरफ भी बढ़ें, इस पे ये जो फ्रेमवर्क है वो ज़ोर दे रहा है। फिर भू-राजनीतिक संकटों से सुरक्षा पर ये फ्रेमवर्क ज़ोर दे रहा है। एक स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा प्रणाली विकसित करने पर ये ज़ोर दे रहा है। इसके अलावा जो वैश्विक व्यापार के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है, उस पे भी ये जो फ्रेमवर्क है वो ज़ोर दे रहा है। तो भारत के लिए ये जो क्वाड की वर्तमान बैठक हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत मैंने आपको बताया कि अपनी टोटल आवश्यकता का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी में अगर कोई भी बाधा होती है तो हमारे देश में मुद्रास्फीति आएगी, हमारे देश में फिर उससे चालू खाते का घाटा भी प्रभावित हो सकता है और इससे हमारे देश में फिर रुपया भी कमज़ोर हो जाता है और रुपया के कमज़ोर होने से आपको पता है कि विदेशी निवेश जो है वो किसी भी देश के अंदर आने कम हो जाते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना है।
इसके अलावा इस पूरी बैठक में महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व जिसको हम क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ जो मिनरल्स कहते हैं, उनमें भी एक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है इस बैठक में। क्योंकि क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत करने पर बल दिया है। अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो इसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, निकेल है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी आते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पृथ्वी पर उपलब्ध तो हैं, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन, इसका जो खनन है, वो निष्कर्षण जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम इस क्रिटिकल जो खनिज हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के हम उपयोग की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो कि हमारे वर्तमान समय में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा, और सभी दुनिया भर में लगभग सभी देश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जोर दे रहे हैं ताकि जो जीवाश्म ईंधन से होने वाला पर्यावरणीय प्रदूषण है उसको कम किया जा सके और ऊर्जा की जो ज़रूरत है उसको भी हम एक तरीके से मैनेज कर सके। तो ईवी में ये काफ़ी यूज़ होता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ में हम देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। जो इंडस्ट्री है उसके एक ब्रेन की तरह ये क्रिटिकल मिनरल काम करता है, और फिर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये क्रिटिकल मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हम देखें तो इस्तेमाल में आता है। तो ये जो वर्तमान में फ्रेमवर्क हुआ है, इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना, माइनिंग, प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सहयोग करना और एकल निर्भरता कम करना। क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स में और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जो चीन है उसकी उसका एक प्रभुत्व है और चीन के ऊपर बाकी देशों की निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो इसी एकल निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से ये जो फ्रेमवर्क है वो काम कर रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि चीन का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स का जो वैल्यू चेन है उसमें प्रमुख भूमिका चीन की है। तो जो क्वाड जो सदस्य हैं वो ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स विकसित करना चाहते हैं और चीन के प्रभुत्व को थोड़ा बहुत कम करना चाहते हैं। इसके अलावा इस वर्तमान बैठक में समुद्री सुरक्षा और निगरानी पर भी बातचीत की गई। समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर क्वाड के सदस्य देशों ने जोर दिया है। इसमें कई सारे कदम उठाए गए, जैसे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाना, इसके अलावा संयुक्त समुद्री निगरानी करना, इल्लीगल फिशिंग की निगरानी करना, फिर जो कोअर्सिव मैरीटाइम एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है, उस पर भी नज़र रखने की तरफ जो है वो बात करने की कोशिश इस पूरे बैठक में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अगर हम समर्थन की बात करें तो क्वाड ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के पालन का समर्थन किया इस बैठक में। विशेष रूप से जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, इसका समर्थन किया है। ये जो यूएन क्लॉज है दोस्तों, ये 1982 की एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि है, जो कि समुद्री सीमाएं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो समुद्री संसाधन होता है और नौवहन अधिकार होते हैं अलग अलग देशों के, उन सबको तय करती है। मैंने आपको बताया होगा पहले भी वीडियोस में कि किसी भी देश के चारों तरफ जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें 3 तरीके के आपको ज़ोन देखने को मिलेंगे। कॉन्टिग्यूअस ज़ोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन होता है, फिर हाई सीज़ होते हैं। तो इन सबको तय करने की जो शक्ति है वो यूएन क्लॉज़ के पास ही है। तो यूएन क्लॉज़ के आप देखें तो यूएन क्लॉज़ के जो भी समुद्री कानून हैं, उसके पालन करने का समर्थन क्वाड के इन सदस्य देशों ने वर्तमान बैठक में किया है। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि साउथ चाइना सी में जो तनाव बढ़ रहे हैं चीन के कुछ कदमों की वजह से, उसकी वजह से इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, पैसिफिक देशों के साथ सहयोग पर भी इस बैठक में बात की गई है, जिसमें जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ संपर्क बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इनमें प्रमुख पहलों में अगर हम बात करें तो बंदरगाह अवसंरचना को विकसित करना, लॉजिस्टिक्स में सहयोग करना, फिर मानवीय सहायता क्षमता में सुधार करना। विशेष रूप से आप देखें तो फिजी में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग की चर्चा इस पूरे बैठक में की गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जो समुद्री लचीलापन है उसको बढ़ाया जाए और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया जाए बिटवीन जो अलग-अलग पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ। तो इस तरीके से क्वाड ने कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस वर्तमान बैठक में चर्चा की है। लेकिन क्वाड की कई मामलों में आलोचना भी की जाती है। इस पर चीन विरोधी मंच होने का आरोप लगाया जाता है। चीन इसको एशियन नाटो के नाम से भी पुकारता है। इसके अलावा इसकी जो आप देखें तो संस्थागत कमज़ोरी है, उसकी वजह से भी इसकी काफ़ी आलोचना होती है, क्योंकि इसका कोई भी अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसके अलावा सदस्यों की अन्य आपको अलग-अलग प्राथमिकताएँ देखने को मिलेंगी। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की अलग प्राथमिकता है, यूएस की अलग प्राथमिकता है, फिर इसमें जापान भी है, जापान की अलग प्राथमिकता है। तो अलग-अलग जो सदस्य देश हैं क्वाड के, उनकी अलग-अलग प्राथमिकताओं की वजह से सभी देशों के हित पूरी तरह समान नहीं हो पाते हैं, जिसके आधार पर क्वाड की आलोचना भी की जाती है। इसके अलावा एक सैन्य गठबंधन का अभाव हमें क्वाड के संदर्भ में देखने को मिलता है। एक बाध्यकारी सुरक्षा व्यवस्था क्वाड में नहीं है। तो इन मामलों पे आप देखें तो क्वाड की आलोचना होती है, और भारत की जो चुनौतियाँ हैं वो अभी भी हम देखें तो कई सारे मामलों में क्वाड के रहने के बावजूद बरकरार है। जैसे चीन के साथ सीमा विवाद है और आर्थिक संबंधों में संतुलन बनाने की जो भारत के सामने चुनौती है, वो एक देखने को मिलती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की भी चुनौती भारत के सामने है, क्योंकि क्वाड में एक तरफ जो इंडिया है वो यूएस के साथ समर्थन कर रहा है, इसके यूएस के साथ काम कर रहा है, सहयोग कर रहा है। इसके अलावा
अलावा चीन के साथ जो है हमारे आर्थिक संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चीन के ऊपर हम देखें तो बहुत कई सारी चीज़ों में निर्भर हैं। तो चीन और यूएस के बीच में जो कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जाते हैं, इनके बीच में एक संतुलन बनाने की भी जो चुनौती है वो भारत के सामने है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया रूस, अमेरिका और क्वाड, इन सब के बीच एक संतुलन बनाने की चुनौती भारत के पास है। तो निष्कर्षतः अगर हम कहें कि क्वाड अब केवल सुरक्षा केंद्रित मंच नहीं रह गया है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से, क्रिटिकल मिनरल्स की दृष्टि से, सप्लाई चेन रेजिलियंस की दृष्टि से, तकनीकी सहयोग की दृष्टि से और समुद्री शासन, इन सारे क्षेत्रों में अपनी व्यापक भूमिका निभा रहा है। भारत के लिए ये जो रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए इंडो पैसिफिक में प्रभाव बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, वो है क्वाड। तो अब देखें तो इसमें चीन कारक और बहुध्रुवीय कूटनीति के बीच एक संतुलन बनाए रखना भारत के सामने एक प्रमुख चुनौती होगी, लेकिन क्वाड के माध्यम से भारत कई मायनों में आप देखें तो विश्व गुरु बनने की तरफ जो हमारी आकांक्षा है, उसकी तरफ आगे अच्छे से बढ़ सकता है। तो ये था आज का हमारा सेशन दोस्तों, इसके आधार पर आप इस मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। राहुल शर्मा करंट अफेयर्स इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। और जाने से पहले भी दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।